जब मेरी आवाज़ कटना शुरू हो जाए अगर, तो मुझे वहीं पे रोक देना। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। सही है। रीजंस बता देता हूँ मैं कि रीजंस क्या, क्यों, क्या 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 है रीजंस नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने का। नंबर वन, इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़। ऑब्वियस है, अगर ज़्यादा लैंग्वेज पता होंगी तो हम लोग अपने जो आइडियाज़ हैं उसके उसको एक्सप्रेस करने के ज़्यादा तरीके होंगे हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उर्दू में कोई वर्ड नहीं आ रहा होता तो हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं। ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग में ऐसा होता नहीं है कि आधा कोड इंग्लिश में लिखो, आधा कोड पाइथन में लिखो, आधा कोड सी में। लेकिन इट स्टिल इज़ अ गुड वे टू हैव आइडियाज़ हाउ टू इम्प्लीमेंट समथिंग। अच्छा, better understanding of the significance of the implication, improve background for choosing appropriate languages. Number two, अगर आपको ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं तो फॉर स्पेसिफिक टास्क या प्रोजेक्ट आपको आइडिया भी होता है कौन सी लैंग्वेज इस प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि हर लैंग्वेज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जब ज़्यादा लैंग्वेजेस आएंगी तो फिर ज़्यादा एबिलिटी होगी ताकि हम लोग नए लैंग्वेजेस सीखें। पॉजिटिव फीडबैक लूप है यहाँ पे। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। इसका क्या मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशन की सिग्निफिकेंस, इसका ये मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशंस तो बहुत होती हैं, राइट, लेकिन कौन सी ज़्यादा अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है उसकी बात हो रही है। किसी ने दो सेट ऑफ कोड लिखे हैं, कौन सा ज़्यादा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसका तभी आइडिया होगा जब इसका बेहतर आइडिया होगा जब एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती होंगी। सही है। अच्छा, ओवरऑल एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटिंग। Increased capacity to express ideas. The depth at which people think it is influenced by the expressive power. अच्छा, अब वो एक एक चीज़ अब यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई होगी जो कि मैं बता चुका हूँ। सही है कि अगर ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आएंगी तो आपकी कैपेसिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़ ज़्यादा होगी। रऊफ एक काम करो, रीडेबिलिटी और राइटेबिलिटी वाली स्लाइड पे चले जाओ, आगे है वो, ठीक है, से ये हाँ। इन्होंने पीछे का ओके। रुको रुको, जहाँ पे लैंग्वेजेस वाली आई है ना, जो इन्होंने मल्टीपल लैंग्वेजेस का बताया वो। ये ना। हाँ हाँ हाँ, ये। सही है। ओके, वो वैसे भी घिसी पिटी चीज़ें थी पहले। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये भी राइट, प्रोग्रामिंग डोमेन्स चार टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू एन ऑथर। ये किसी ऑथर के अकॉर्डिंग चार टाइप की एप्लीकेशंस है। और ज़रूरी नहीं है कि इससे पहले कंफ्यूज हो, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक टाइप ऑफ एप्लीकेशन में बिलोंग कर रही है तो वो दूसरी टाइप ऑफ एप्लीकेशन में बिलोंग नहीं कर रही होगी, राइट। हो सकता है कुछ दोनों दोनों में दोनों पार्ट्स में बिलोंग कर रही हो। For example, business application can use artificial intelligence, right? Scientific applications can use artificial intelligence. Scientific application can also be a web software and so on. तो combination हो सकता है। तो scientific applications क्या होती हैं? कुछ आइडिया? साइंटिफिक एप्लीकेशन। It's very simple, जो कि scientific purposes के लिए यूज़ होती है, whether that's scientific research, scientific simulations and so on. फॉर एग्जांपल, एक एप्लीकेशन बनाई थी फिजिसिस्ट ने जो कि मोशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेन्ड बॉक्स को सिमुलेट कर रही थी, राइट। सिमुलेट कर रही थी कि पार्टिकल्स या स्लैश मॉलिक्यूल्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं विद द बाउंडिंग बॉक्सेस ऑफ अ कंटेन्ड स्पेस। So that can be an example of a scientific application. Another one could be जो हम लोग बना रहे हैं, right? Monkey meter is a scientific application. क्यों? Because it will be used for scientific research purposes. सही? सही है। Okay. Next तुम्हारे पास है business applications, जो कि businesses के लिए स्पेसिफिकली बनी और उनके एड के लिए बनी है। जैसे कि बेसिक, सबसे बेसिक एग्जांपल आई गेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ऑलमोस्ट हर
ऑलमोस्ट अबाउट 90%, मुझे एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक नहीं पता, लेकिन 90% ऑफ द बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड जो है अभी भी उनके अकाउंटिंग जो और फाइनेंस जो डाटा है वो एक्सेल पे मैनेज हो रहा है, राइट? तो एक्सेल इज़ ए बिजनेस एप्लीकेशन सॉर्ट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जो भी मशीन लर्निंग नहीं, जो भी जो भी टर्म यूज़ की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस बुक में, जो भी उस चीज़ को यूज़ कर रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन कहलाएगी, राइट? अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है, वो बेस्ड ऑन डिफरेंट बुक्स डेफिनेशन वेरी कर रही होती है। कुछ में मशीन लर्निंग इटसेल्फ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है, एंड सो ऑन। अच्छा, फिर नेक्स्ट आती है तुम्हारे पास वेब सॉफ्टवेयर, ऑब्वियस, जो कि वेब एप्लीकेशंस हैं, वेब सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट से इंटरैक्ट और नहीं, हाँ, एक्चुअली जो इंटरनेट से इंटरैक्ट कर रही हैं दोज आर कॉल्ड वेब सॉफ्टवेयर, सही। अच्छा, तो हमारे पास चार, हमारे पास कोई ना कोई तरीके चाहिए ताकि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को असेस कर सकें, कंपेयर कर सकें और चूज़ भी कर सकें, ठीक है? तो चार, एक्सक्यूज मी, बहुत आगे आ गए क्या? शुरू में बहुत ही फजूल चीज़ें थी और अनुषा ने भी कहा था कि डायरेक्ट जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही आओ, तो मैंने अच्छा ठीक है। डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से शुरू किया, ठीक है। सही है। अच्छा, तो असेस करने के लिए हम लोगों ने चार मेट्रिक्स चूज़ किए हुए हैं इस बुक ने: रीडेबिलिटी, राइटेबिलिटी, रिलायबिलिटी और कॉस्ट। कॉस्ट कैन बी इन वेरियस वेज। तो सबसे पहले रीडेबिलिटी क्या होती है? कि हम मतलब रीड इजीली हो सके ना प्रोग्राम, कोई इतनी मुश्किल मुश्किल ना लिखा हुआ हो कि वो हमें समझ ना आए फिर उसकी। हाँ, राइट, कोई भी कोड लिखा हुआ है उसको पढ़ के आइडिया हो जाए इजीली कि उसमें कोड में हो क्या रहा है, ठीक है? किसी की सही। एक्सेसिव कमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े कि इस लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन में क्या हो रहा है। इफ़ द लैंग्वेज इज सिंपल इनफ, रीड करके आइडिया हो जाता है कि क्या हो रहा है उसमें। राइटेबिलिटी क्या होती है? उसको लिखना आसान हो, उसकी वोकैबुलरी मतलब जैसे जो उसके अंदर वर्ड्स यूज हो वो इजी हो, हाँ, इतने कोई मुश्किल वर्ड ना हो। जितना ज़्यादा आसान होगा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोड करना, उसकी राइटेबिलिटी उतनी हाई होगी, ठीक है? पाइथन इज़ कंसिडर्ड a writable programming language because उसको लिखना relatively आसान होता है। क्यों relatively लिखना आसान होता है? Because number one, उसमें जो number of lines of code हैं वो reduced होता है, right? जितने लाइन नंबर ऑफ लाइंस रिड्यूस होते हैं मतलब कि उसमें सिंटेक्स भी उतने ही कम रिमेंबर करना है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। वरना सी और जावा में वो डबल कॉलम आते हैं, फिर एसटीडी और फिर वॉइड और पता नहीं बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि इसमें सिंपल प्रोग्राम्स के लिए भी याद करने पड़ते हैं, राइट? रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी कि वो किसी भी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग काम करें, मतलब जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग काम हाँ, करे। क्लाइंट के नहीं। अकॉर्डिंग के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे काम करेगी, राइट? क्लाइंट थोड़ी बताता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करेगी। हाँ ये भी है। तुमने शुरू वाली बात से बोली थी कि वो अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से परफॉर्म करे। मतलब ये है कि वो, हम लोग अगर कोई भी इनपुट दे रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम दे रहे हैं, तो वो एक्सपेक्टेड वे में हमें आउटपुट दे, राइट? ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने लेट्स सपोज कि इंटीजर दिया है किसी फंक्शन को तो एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है, और अगर फ्लोट दिया है विच उसका आउटपुट भी एक्सपेक्टेड आना चाहिए था लेकिन उसका एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा, कंप्लीटली ब्रेक्स डाउन, राइट? सही है, सही तो है। वो उसकी रिलायबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है वो, बिकॉज इसका लाइक आउट, इस तरह कि अगर कोई वेरिएबल उन्होंने ऐसे फॉर एग्जांपल किसी लैंग्वेज में फिक्स करा हुआ है कि उसके अंदर फ्लोट ही स्टोर हो सकता है, मगर उसके अंदर फिर हमारे पास स्ट्रिंग भी स्टोर हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि ये रिलायबल नहीं है। नहीं ये नहीं है, उसकी वजह से तुम्हारे पास आउटपुट अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, प्रोग्राम सही है। फंक्शन अनएक्सपेक्टेडली कर रहा है, राइट? अभी आगे ऐसी एग्जांपल्स आएंगी
कि अगर फॉर एग्जांपल एरर आ जाता है उसी वक्त, राइट। अक्सर क्या होता है कोडिंग करते वक्त कि अगर एरर आ जाता है ना, तो उसी वक्त हम्म। पता चल जाता है। अक्सर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई फंक्शन में अन गलती से हम लोगों ने स्ट्रिंग पास करवा दिया, 11 में गलती से स्ट्रिंग पास करवा दिया, जबकि हमें करना था हम्म। इंटीजर, लेकिन गलती से स्ट्रिंग पास करवा दिया, तो हम्म। एरर नहीं आएगा, बस आउटपुट बहुत अजीब सा आएगा। अब हम लोग लगे रहेंगे सोचने में, नहीं एरर तो नहीं आ रहा, तो किस में मसला है, या उसकी कोडिंग उसके फंक्शन के अंदर जाके देखेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में देखें, समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से देखें, इसे लॉजिकल एरर कहते हैं, राइट। बेहतर क्या होता कि सही अगर एरर सही। आ जाता तो फिर हमें एक्चुअली आइडिया होता कि वो रिलायबल होती है सॉर्ट ऑफ, राइट, कि उस फंक्शन में सिर्फ इंटीजर ही जा सकते हैं, उस फंक्शन से यही जा सकते हैं, एंड सो ऑन। सही। यार ये नहीं समझ में आ रहा रिलायबिलिटी। अच्छा, लेट मी सर्च एन एग्जांपल, एक सेकंड, जीपीटी से पूछ लेता हूँ। जीपीटी हैंग हो गया। अच्छा, reliability of a programming language means how crash proof is the code written in that language. Reliability is largely dependent on code written by a code written and very little on the language itself. However, reliability does depend on how easy to program. 1 second, थोड़ी एग्जाम्पल आ जाए ना, मे बी आगे एग्जाम्पल लिखी हुई होगी, एक सेकंड। हाँ, आगे ये एक एक एग्जांपल बताई हुई है ना, तो हम प्रीटी श्योर रिलायबिलिटी की भी आगे एग्जांपल आएगी, राइट। तो जब आएगी तो आई गेट टू इट, मुझे याद दिलाना कि उस अगर तब भी नहीं समझ में आए तो बताना। सही है। रऊफ मेरे पास लिखा हुआ है, मिस ने कहा था कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग उसमें इजी हो रिलायबिलिटी में। एक्सेप्शनल हैंडलिंग इजी हो, इजी होने का क्या मतलब है, राइट। अब जो मुझे समझ में आ रहा हो रहा है, समझ में हाँ। आ रहा है एक्सेप्शनल हैंडलिंग इजी होने का मतलब कि उसकी जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग है, उस अगर एक्सेप्शनल हैंडलिंग ऐसे ना हो कि तुम्हारा प्रोग्राम ही क्रैश हो जाए। प्रोग्राम क्रैश होने का मतलब ये है कि वी एस कोड ही क्रैश हो जाए, एंड ये जो मेरा नोटबुक क्रैश क्रैश हो जाए, तुम्हारा आईडी क्रैश हो जाए, या तुम्हारे पास कम्प्लीटली एरर जो है शो नहीं हो रहा हो, राइट। अगर फॉर हम्म। एग्जांपल पाइथन की एक्सेप्शनल हैंडलिंग देखो और किसी जावा या सी में एक्सेप्शनल हैंडलिंग देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाइथन की एक्सेप्शनल हैंडलिंग बहुत ज़्यादा आसान है, उसमें क्लियरली बताया हुआ होता है कि क्या एरर है, उसमें ये भी बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बताया हुआ होता है कि एरर क्या है इसमें, राइट। तो उस सेंस में उसको कह सकते हैं कि वो एक्सेप्शनल हैंडलिंग ईजी हुई हुई है, ईजी टू रीड हुई हुई है, तो उसकी रिलायबिलिटी भी बढ़ गई। कैरेट। हाँ सही है। अच्छा, ओके। ये तुम्हारे पास तीन क्राइटेरियाज है इसमें, कॉस्ट नहीं है इंक्लूडेड, लेकिन ये तीन क्राइटेरिया हैं इसमें। और ये यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं कि ऐसे सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी, राइटेबिलिटी और रिलायबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रही है, मतलब कैसे अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, ऑर्थोगोनैलिटी कर रही है या नहीं कर रही, एंड सो ऑन। ठीक है। अब सबसे पहले सिंप्लिसिटी तीनों को अफेक्ट कर रही है। कैसे तीनों को अफेक्ट कर रही है, अगर ऑब्वियसली लैंग्वेज सिंपल होगी तो वो उसको पढ़ना भी आसान है, उसको लिखना भी आसान है, और इट कैन प्रोड्यूस एन आउटपुट इन एक्सपेक्टेड वेज। सही। सिंप्लिसिटी में कोई मसला। ओके। ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है, क्या लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है कुछ समझ में आया था उस वक्त लास्ट टाइम या नहीं? एक मिनट रऊफ, मेरे पास लिखा हुआ है कि लैंग्वेज जो है वो फीचर्स के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट हो, कि मतलब जैसे अगर एक मिनट, नहीं बल्कि नहीं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है मैंने। बताओ क्या लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। मीन्स कि अगर कोई फीचर किसी काम के लिए ही बना है तो मतलब वो वाला काम सही से नहीं कर रहा, इस तरह का लिखा हुआ है। ओके, ये नहीं है ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी ये है कि तुम्हारे पास एक लिमिटेड सेट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लेट्स सपोज, और लिमिटेड सेट्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, लेट्स से तुम्हारे पास इंटीजर है, तुम्हारे पास स्ट्रिंग है, ये दो डेटा टाइप्स हैं, और तुम्हारे पास हम्म। प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई, ये तीन क्या है, ऑपरेटर्स। सही है। हम्म। हाई ऑर्थोगोनैलिटी होने का मतलब ये है कि अगर लैंग्वेज हाई ऑर्थोगोनल है ना, तो वो हर डेटा टाइप के साथ हर ऑपरेटर यूज़ कर रहा होगा, उसमें एरर नहीं आएगा इन एक्सपेक्टेड वेज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को प्लस करता हूँ आपस में, राइट, बीच में प्लस प्लस का साइन लगाता हूँ, तो क्या होगा, वो हो जाता है ना जैसे। कॉन्कैटिनेशन हो जाएगी। हाँ, कंकैटिनेशन हो जाएगी। अगर मैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बीच में मल्टीप्लाई लगाता हूँ तो क्या होगा, एरर आएगा। हाँ, मोस्ट लाइकली एरर आएगा, राइट। अगर मैं स्ट्रिंग और नंबर के बीच में मल्टीप्लाई लगाता हूँ तो क्या होगा, स्ट्रिंग और नंबर, फिर भी एरर आएगा। नहीं, एरर नहीं आएगा तब। नहीं नहीं, हाँ वो उतनी बार मल्टीप्लाई हो हाँ, जाएगा, वो रिपीट हो उतनी जाएगा, बार प्रिंट हो जाएगा। हाँ हाँ। राइट। तो पॉइंट इज कि तुम्हारे पास हाई ऑर्थोगोनल लैंग्वेज होने का मतलब कि उस सेम प्रिमिटिव कंस्ट्रक्ट्स में तुम्हारे पास मल्टीपल ऑपरेशंस अलाउ हो रहे हैं। बात समझ में आई? तो कि वापस बोलना, सेम। सेम नहीं, कंस्ट्रक्ट्स एक में, बार। सेम प्रिमिटिव कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि बेस कंस्ट्रक्ट्स, राइट। इंटीजर बेस कंस्ट्रक्ट है, एक कैरेक्टर इन सी या जावा बेस कंस्ट्रक्ट है, तुम्हारे पास फ्लोट बेस है, और जो बेसिक अरे है ना, राइट, ये सारे सारे बेस कंस्ट्रक्ट्स हैं, लेट्स सपोज, जो हम्म। लैंग्वेज अलाउ कर रहे हैं। मतलब टेक्निकली अरे बेस नहीं है, लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर नाउ कि ये सारे बेस हैं, ठीक है। उस पे ऑपरेशंस, उस पे फीचर्स जो हैं, जितने ज़्यादा परफॉर्म हो सकेंगे उतनी ज़्यादा लैंग्वेज ऑर्थोगोनल होगी, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ एक सेकेंड, ऑर्थोगोनैलिटी पे। A relative small set of primitive constructs that can combine in relatively small number of ways to build control and data structures of the language. Every possible combination is legal and meaningful. मतलब कि फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई चल सकता है, स्ट्रिंग के साथ डिवाइड चल सकता है, स्ट्रिंग के साथ प्लस चल सकता है, एंड सो ऑन। अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बीच में अभी माइनस हो सकता है, पाइथन में होता है, चलो माइनस स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बीच में, बताओ कभी ट्रू रऊफ कुछ यूज़। समझ, इससे वाली चीज समझ नहीं आ रही। ऑर्थोगोनल ओके, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, प्रॉपर नहीं समझा। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बीच में माइनस हो सकता है, हाँ, पर नहीं, पता नहीं। नहीं हो सकता, एरर आ जाएगा पाइथन में, राइट। लेकिन अगर मैं चाहूँ, हाँ। अगर मैं नई लैंग्वेज बना रहा हूँ, तो माइनस का किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास, एक सेकेंड, अच्छा, मेरे पास लेट्स से एक स्ट्रिंग है ABC, सही है, मैं उसको माइनस करवाता हूँ विद AC। ये पाइथन में तो एरर आ जाएगा, लेकिन व्हाट इफ हम्म। मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाऊँ जो कि इस ऑपरेशन को सपोर्ट कर रही है, तो क्या हो सकता है इससे, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि हम्म। ए जो माइनस वाली चीज़ें हो रही हैं वो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग से सब्ट्रैक्ट हो जाए, यानी कि कैंसिल आउट हो जाए, हाँ राइट। तो दिस वुड हाँ। बी एन एग्जांपल ऑफ हाई ऑर्थोगोनैलिटी इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा।
समझ में मीन्स आया? के रहो देखो हमारे पास डेटा टाइप्स में और ऑपरेटर्स में जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म वो हो जाए, मतलब एरर ना है। अब जैसे पाइथन में हमारे पास इस चीज का प्रॉब्लम आ रहा है ना कि माइनस नहीं हो सकता। हम्म। अब जैसे जो लैंग्वेज की तुमने एग्जांपल दी है, कोई एक्स वाई जी लैंग्वेज है, उसमें जब हम इस तरह कुछ भी, मतलब जैसे अल्फाबेट्स के बीच में भी कोई ऑपरेशन हो रहा है विद ऑपरेटर्स, हम्म। तो वो मतलब एरर जनरेट नहीं हो रहा, तो ये ऑर्थोगोनैलिटी है। हाँ, मतलब ऑर्थोगोनैलिटी एक टर्म है। हाई ऑर्थोगोनल का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अलाउ कर रही है वो, राइट? इंटीजर के साथ प्लस भी हो सकता है, इंटीजर के साथ तो सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। स्ट्रिंग के साथ प्लस भी हो सकता है, स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई भी हो सकता है, स्ट्रिंग के साथ डिवाइड भी हो सकता है, स्ट्रिंग मतलब एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन अलाउ करिए, तो क्या मतलब है कि हाई ऑर्थोगोनल लैंग्वेज है, राइट? अब ज़रूर हम्म। मैं इस सेंस में नहीं लेना कि हाई ऑर्थोगोनल होना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अगर ज़्यादा हाई ऑर्थोगोनल लैंग्वेज होगी तो तुम्हारे पास अनएक्सपेक्टेड आउटपुट भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होगा कि अरे के साथ अगर हाँ हाँ। डिवाइड लगाते हैं तो क्या होगा, राइट? दिस वोंट बी अ हम्म। कॉमन कॉमन लैंग्वेज। और तुम्हारे पास अगर हाई ऑर्थोगोनल लैंग्वेज है और अरे से डिवाइड कर दिया तुमने, तो तुम्हारे पास एरर भी नहीं आएगा, राइट? एरर आएगा, एक्सेप्शन थ्रो होगा अगर हाई ऑर्थोगोनल लैंग्वेज है और हमने अरे को डिवाइड कर दिया 5 से। नहीं, एरर नहीं आएगा, वो आउटपुट दे देगा, लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं होगा ना एग्जैक्टली आउटपुट। आउटपुट सही नहीं होगा और उसको डीबग करना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो हाँ हाँ। हाई ऑर्थोगोनल इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड सोल्यूशन, राइट? ये कहीं पे लिखा हुआ भी होगा कि अ लैक ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी लीड्स टू एक्सेप्शंस टू द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। जितनी कम ऑर्थोगोनल लैंग्वेज उतनी ज़्यादा एक्सेप्शंस। और ये ज़रूरी नहीं है कि बुरी बात है, एक्सेप्शंस होना ज़रूरी नहीं है कि बुरी बात है, राइट? समझ में आई ये वाली लाइंस पढ़ो। प्रूफ तो अच्छा, ये तो हमें फिर डिपेंड करेगा ना कि जैसे जो भी हम बना रहे हैं, हम्म। फॉर एग्जांपल कोई हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अब उसमें हमें फिर ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस मतलब हाई ऑर्थोगोनल लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, तो हम्म। ये डिपेंड होगा, हाँ। है ना। हाँ, उस पे मतलब अभी ये सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को असेस करने के क्राइटेरिया बता रहा हूँ, राइट? ये 3 क्राइटेरिया हैं और ये बता हाँ। रहे हैं कि लैंग्वेज की एक कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारी हैं, उसमें से एक ऑर्थोगोनैलिटी है, सही है? वो बता रहे हैं कि ऑर्थोगोनैलिटी रीडेबिलिटी, राइटेबिलिटी और रिलायबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रही है। ऑर्थोगोनल अगर लैंग्वेज ऑर्थोगोनल है तो उसका बेसिक मतलब समझ में आ गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बिटवीन इट्स कंस्ट्रक्ट्स एंड ऑपरेटर्स अलाउ कर रही है। बताओ, अगर नहीं सही समझ है, में आया तो बताओ। आ गया। सही है। अब ये ऑर्थोगोनैलिटी समझ में आ गया, तो अब समझ में आ रहा है कि अगर लैंग्वेज हाई इन ऑर्थोगोनल है या लो इन ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनैलिटी है, तो फिर वो रीडेबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रही है? अगर लैंग्वेज लेट्स सपोज हाई ऑर्थोगोनल है, सही है, हम्म। तो हम्म। रीडेबिलिटी कैसे अफेक्ट होगी? कि वही जो अगर एरे वाली बात जो तुमने अभी एग्जांपल दी थी। हाँ एग्जैक्टली exactly. अगर लैंग्वेज हाई ऑर्थोगोनल है तो इन माय ओपिनियन लैंग्वेज वुड बी लेस रीडेबल, राइट? अगर फॉर एग्जांपल तुम एक लैंग्वेज गो पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता गो में नहीं होता होगा, आई एम श्योर नहीं होता होगा, लेकिन लेट्स सपोज गो में अरे के साथ और कौन से रिमाइंडर रिमाइंडर का ऑपरेटर होता है ना, वो परसेंटेज वाला, राइट? अरे के साथ वो लगा हुआ है। अब वो वो लैंग्वेज हाई ऑर्थोगोनल होगी, लेकिन क्या वो रीडेबल होगी? नहीं। राइट? रऊफ, रीडेबल का देखो ये मतलब है ना कि मतलब हम उसे आसानी से रीड कर सकते हैं और वो हमें समझ भी आ रही हाँ हो। एग्जैक्टली exactly. सही है। अब हाई ऑर्थोगोनल में तो हमें ये मसला होगा कि हम हमें समझ तो आ रही होगी, मगर उसका आउटपुट जो है वो जब आएगा तो हमारे फिर वो नहीं समझ आएगा कि मतलब जैसे वो हमें हर। समझ नहीं आएगी, राइट? तुम्हें ये समझने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें ये समझ में आ रहा है लिखा हुआ क्या है। समझने का ये मतलब है कि तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है ये क्यों है और इसका आउटपुट क्या होगा। ये मतलब है रीडेबिलिटी का। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे अब कोई ऑर्थोगोनल लैंग्वेज है, हम्म। उसमें हम स्ट्रिंग्स को माइनस करवा रहे हैं। हम्म। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि वो लैंग्वेज ऑर्थोगोनल है। हम्म। सही है, तो हमारे हमारे जो दिमाग में है वो तो ये होगा ना कि जैसे ये वाला इसमें एरर आएगा, मगर आउटपुट में वो सॉल्व हुआ हुआ आ जाएगा, तो फिर ये प्रॉब्लम है एक, है हाँ। ना। हाँ, राइट। तो रीडेबिलिटी अफेक्ट हो रही है, तुम्हारी राइटेबिलिटी कैसे अफेक्ट होगी ऑर्थोगोनैलिटी की वजह से? हम्म। हम्म,
राइटेबिलिटी तुम्हारी बढ़ेगी, क्योंकि हाँ इफ़ यू नो कि फॉर एग्जांपल हाँ परसेंटेज से हो सकता है कि वो जो रिमाइंडर ऑपरेटर से कोई मीनिंगफुल चीज़ हो रही हो, आई कैन थिंक ऑफ समथिंग जो हम्म कि मीनिंगफुल हो, लेकिन अगर उससे हो रही हो कोई काम की चीज़ हो रही हो तो तुम्हारी उससे राइटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि तुम सेम लाइन ऑफ कोड से मतलब तुम आइडियाज़ को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हो अगर तुम्हें पता हो तो उससे क्या हो रहा है। समझ में आई ये बात? अच्छा, इसका मतलब ये है रोफ कि मतलब एक चीज से आप मल्टीपल काम कर पा रहे हो, तो हाँ, इससे राइटेबिलिटी एक्चुअली बढ़ेगी। यही है, एक चीज़ में मल्टीपल काम हो रहे हैं स्ट्रिंग से। ओके, बेसिक डेफिनेशन इज़ फाइन, एक चीज़ से मल्टीपल काम हो रहा है। रिलायबिलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी अगर बढ़ेगी तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? एक मिनट, रिलायबिलिटी। सोचो, तुम्हें नहीं नहीं, पता। इस पे तो इफेक्ट आएगा ना रोफ, हमें आउटपुट का नहीं पता होगा। हाँ, तो इफेक्ट कैसा आएगा, मतलब रिलायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी ना। कम हाँ। होगी, राइट, हम्म, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आउटपुट क्या आएगा, तो वो रिलायबल नहीं है। इफ समथिंग कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इट्स नॉट रिलायबल। सही है। सही। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डाटा टाइप्स। जितने ज़्यादा डाटा टाइप्स, राइट, अगर फॉर हम्म, एग्जांपल तुम्हारे पास सी में या जावा में भी आई एम श्योर कि तुम्हारे पास डिक्शनरीज नहीं है। अब वन वे टू इम्प्लीमेंट डिक्शनरी इज़ अ लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट सॉर्ट ऑफ, राइट। नेस्टेड लिस्ट को रीड करना ज़्यादा आसान है या तो फिर डिक्शनरी को? डिक्शनरी को। डिक्शनरी को, राइट। तो जितने ज़्यादा डाटा टाइप्स होंगे हम्म, उतनी तुम्हारी तो क्या उससे होगी? रीडेबिलिटी बढ़ेगी। और राइटेबिलिटी का क्या इफेक्ट होगा? राइटेबिलिटी भी बढ़ेगी। राइटेबिलिटी के को लिखना इजी है, मतलब उसको कोड करना डिक्शनरी में ज़्यादा इजी है। कोड करना डिक्शनरी में कहीं से। ज़्यादा इजी है, राइट। हम्म, रिलायबिलिटी पे ये वाली बात रिलायबिलिटी भी। रोफ एक दफा वापस रिपीट लाइवा समझाओ। करो। रीडेबिलिटी कैसे? समझाओ लाइवा। भाई देखो, अगर तुम्हारे पास वो लिखा है, उसके अंदर तुमने नेस्टेड लिस्ट में लिखा है, तो तुम्हें वो पढ़ना हम्म, मुश्किल होगा अगर तुम किसी कोड से भी देख रही हो तो। अगर लेकिन अगर तुमने डिक्शनरी में वही चीज लिखी हुई की और वो करके, तो वो तुम्हें ज्यादा आसानी होगा पढ़ना, ये समझना। हाँ। राइट, तो नंबर ऑफ डाटा ओके। टाइप्स इक्वल्स टू हायर रीडेबिलिटी एंड हायर राइटेबिलिटी। सही। हम्म, ओके, सिंटेक्स डिज़ाइन। ये सिंटेक्स डिज़ाइन इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू सिंप्लिसिटी। सिंटेक्स पाइथन का ज़्यादा आसान है या उसका सी का ज़्यादा आसान है टू रीड, पाइथन लेट्स का। सपोज? राइट, क्यों? क्योंकि उसमें वो ब्रैकेट्स नहीं लगे होते। सी में अगर हाँ। लेट्स से 3 या 4 हो तो नंबर ऑफ ब्रैकेट्स जो हैं वो 6 से 7 हो जाते हैं। इट्स डिफ़िकल्ट टू रीड, राइट। तो सिंटेक्स डिज़ाइन जितना सिंपल होगा उतनी रीडेबिलिटी हाई होगी, राइटेबिलिटी भी उसकी हाई होगी और रिलायबिलिटी भी उसकी हाई होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा सिंटेक्स आसान है उतने ही हम लोग ईजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आउटपुट में क्या होगा। सही। एब्स्ट्रैक्शन समझ में आती है? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन। नहीं। क्लासेस आर नहीं। एब्स्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल तुम्हारे लिए सम का फंक्शन याद है क्या करता है? SUM पाइथन में हम्म, क्या करता है? वो सम का फंक्शन, या मतलब पॉप उसके का? लिए फिर हमें वो नहीं करना चलो पड़ेगा पॉप ना। का, पॉप का, ठीक है, पॉप का पॉप का। अपेंड या पॉप। लिस्ट के लास्ट में से कुछ। हाँ, राइट। पॉप मतलब उसका हम इंडेक्स देते थे तो वो लिस्ट में से वो चीज पॉप कर देता था। हाँ, रिमूव कर देता, राइट। तुम्हें पता है वो उसके पीछे कोड क्या हो रहा है? नहीं। तो वो तुम्हारे लिए क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। तुम्हारे लिए अपेंड वाला भी क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट है वो। तुम्हारे लिए एब्स्ट्रैक्ट है बिकॉज यू डोंट नो द बैक एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट फंक्शन, ऑफ दैट आइडिया, राइट। बस फंक्शन के हम्म, बैकएंड पे जो काम हो रहा होता है वो हमें नहीं पता। हाँ। हम्म,
फॉर हर लेवल पे एब्स्ट्रैक्ट तो हर चीज़ ना चीज़ होगी। किसी को गाड़ी चलानी आती है यहाँ पे, लेट्स सपोज तुम लोग को आती है गाड़ी चलाना, तुम लोग को पता है जब एक्सेलेरेटर दबाते हो तो क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? गाड़ी आगे मूव हो रही है, ये नहीं स्पीड बोलना। बढ़ी है। हाँ, ये नहीं बोलना। अच्छा स्पीड बढ़ी है ना। कैसे बढ़ रही है? उसके वो अंदर की ना बैक फंक्शनैलिटी एंड नहीं का पता नहीं ना, ये पता बात। ना वो। हाँ एग्जैक्टली राइट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। हर चीज़ कुछ किसी ना किसी लेवल पे एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि बेसिकली यू डोंट नो द बैक एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि वो काम कैसे हो रहा है। तुम्हारे लिए एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन यू कैन स्टिल यूज़ इट। अगर मैं तुम्हें एक फंक्शन बना के दे दूँ जो कि यूनिक वैल्यूज़ निकाल रहा है इन अ लिस्ट, राइट, तुम वो यूज़ कर रही होगी, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा कि वो बैक एंड पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई है, मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है, राइट, तो हाँ। तुम्हारे लिए वो हम्म। एब्स्ट्रैक्ट है। हम्म। अब सपोर्ट फॉर एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि लैंग्वेज के लिए सपोर्ट कितनी है फॉर एब्स्ट्रैक्शन। क्लासेस इज एन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। क्लासेस डिफाइन कर दिए, राइट, अगर कभी फ्रेमवर्क्स यूज़ किए हैं जैंगो के, पता नहीं किस किस के, तो उसमें हर चीज किसी हर फ्रेमवर्क में एब्स्ट्रैक्शन भरी हुई है। कितनी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन के अगर एरर आ जाते हैं तो इट्स हार्ड टू रिजॉल्व, बिकॉज तुम्हें पता नहीं होता कि बैकएंड पे क्या हो रहा है, राइट। मैंने क्लास बना के दे दी, क्लास में लेट्स सपोज 10 फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, और उसके एट्रीब्यूट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, राइट। तो वो हर सी जो थी बेसिक सी, वो क्लासेस को सपोर्ट नहीं करती थी बिकॉज वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी, राइट। तो सी में, इनिशियल सी में, सी प्लस प्लस और सी शार्प की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ सी में सपोर्ट फॉर एब्स्ट्रैक्शन नहीं थी। सी प्लस प्लस में सपोर्ट फॉर एब्स्ट्रैक्शन आ गई बिकॉज उसमें क्लासेस आ गई, राइट। तुमने क्लास बनाई, फिर उसके ऑब्जेक्ट बना के हम लोग उसको मेथड्स को यूज़ करें विदाउट नोइंग द अंडरलाइंग कोड। सही। सही है। अच्छा, इसमें हम लोग इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। शायद सी प्लस प्लस में ऐसा होता है कि हमें कोई भी वेरिएबल, या फिर डार्ट लैंग्वेज में भी ऐसा होता है कि हमें ना बताना पड़ता है कि फ्लोट, और फिर उसके आगे हमें कुछ वैल्यू लिखनी पड़ती है, फिर उसको असाइन करना होता हाँ, है। पाइथन में एब्स्ट्रैक्ट है, राइट। तो मैं नहीं पता कि अब तुमने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, लेट्स से काउंट इक्वल्स टू 0, अब उसकी जो हम्म। डाटा टाइप है वो तुम्हारे लिए एब्स्ट्रैक्ट है, राइट। हाँ। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। किसी किसी लैंग्वेज में ज़्यादा सपोर्ट फॉर एब्स्ट्रैक्शन है, किसी लैंग्वेज में कम सपोर्ट फॉर लाइक के एब्स्ट्रैक्शन। ना, ये ना मतलब जैसे इस तरह कि हमें किसी चीज को, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी, फॉर एग्जांपल हम कोई फ्लोट भी डिफाइन करते हुए उसको हमें बताना नहीं पड़ा कि ये फ्लोट है। हम्म। ये है सपोर्ट फॉर एब्स्ट्रैक्शन। कह सकती हो, लेकिन आई वुड स्टिल से कि तुम अगर फंक्शंस को ले लो ना, वो बेहतर एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन, राइट। पॉप अच्छा, और अपेंड वाली सही है। एग्जांपल नहीं समझ में आई तो बताओ, फिर मैं एक और एग्जांपल दूँ। सही है, सही है। नहीं, नहीं समझ आ ठीक है। गई। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गए, तो वो ये समझ में आ रहा है रीडेबिलिटी और राइटेबिलिटी, और चलो रीडेबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रही, वो राइटेबिलिटी और रिलायबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रही है। जित एब्स्ट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा राइटेबल होगी लैंग्वेज, राइट। तुम लोगों को अगर सम का फंक्शन है तो इट्स हम्म। ईजियर टू राइट, पॉप का फंक्शन है, अपेंड का फंक्शन है, लेट्स सपोज ये कोई भी फंक्शन नहीं होते, तुम लोग को ये मैनुअली हम्म। करना पड़ता जब भी कोई कोड कर रहे होते, तो राइटेबिलिटी क्या होती है उस लैंग्वेज की, कम होती है, राइट। हम्म। रिलायबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा इफ द लैंग्वेज इज एब्स्ट्रैक्ट? रिलायबिलिटी, और हमें आउटपुट के बारे में पता होगा ना, आउटपुट हमें नोन होगा। पता तो होगा, लेकिन सिंस तुम्हें अंडरलाइंग फंक्शनैलिटी नहीं पता ना, तो इट्स नॉट रिलायबल। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी एक चीज़ बोली थी, कोई भी फ्रेमवर्क्स ले लो, उसमें कोड करना आसान होता है, लेकिन अगर कोई ना कोई एरर आ जाए तो उसको डीबग करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसके अंदर की फंक्शनैलिटी नहीं पता कि वो काम कैसे कर रही है, राइट। तुम्हें नहीं पता कि अगर इस क्लास में अगर मैं इंटीजर दे दूं फ्लोट की जगह तो क्या होगा। डैम इट। समझ में आई है ये चीज़? तो फिर लास्ट वाली जो तुमने बात बोली, ये नहीं समझ आई। अगर फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन में, अच्छा पॉप के अंदर, पॉप के फंक्शन के अंदर हम लोग नंबर देते हैं ना, हम्म।
अगर मैं स्ट्रिंग दे दूँ, 5 स्ट्रिंग में दे दूँ तो क्या होगा? एरर आ जाएगा। कभी ट्राई किया है? नहीं भाई, पॉप का फंक्शन तो चलता ही इंडेक्सिंग वाली चीज के ऊपर है ना। हाँ, क्या पता वो जो है वो स्ट्रिंग को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने ए बी सी दे दिया, मैं कह रहा हूँ तुमने स्ट्रिंग को 5 में दे दिया, 5 को स्ट्रिंग डाटा टाइप के थ्रू दे दिया, देन व्हाट? ऐसा तो हो सकता है ना पता। कि, हाँ, हो तो सकता है। राइट? तो यू डोंट नो व्हाट विल हैपन अनलेस कि तुम ट्राई करो। तो रिलायबिलिटी से बढ़ रही है या कम हो रही है? रिलायबिलिटी। सोचो, जब तुम्हें नहीं पता होता कि क्या होने वाला है तो फिर रिलायबिलिटी मतलब फिर तो है ही नहीं ना रिलायबल। कम होती है। कम होती अफेक्ट है। तो कर रही है। कैसे कर रही है? ये चीज़ है, ये जो स्लाइड है बेसिकली यही है कि कैरेक्टरिस्टिक है, और वो 3 क्राइटेरिया को अफेक्ट कैसे करें। कोई चीज़ राइटेबिलिटी है, ये क्राइटेरिया इसको बढ़ा रही है, कोई चीज़ उनको कम कर रही है, राइट? तो सपोर्ट फॉर एब्स्ट्रैक्शन रिलायबिलिटी को कम कर रही है। हाँ। सही। हम्म। एक्सप्रेसिविटी की क्या होती है? क्या होती है बताओ? एक्सप्रेसिविटी। नहीं, ये नहीं पता। एक्सप्रेसिविटी तुम्हारे पास है कि कितने अच्छी तरीके से हम लोग उस लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट्स वेरी मच लाइक सिंप्लिसिटी, लेकिन सिंप्लिसिटी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। तो हम लेट मी सी कि यहाँ पे कोई ना कोई एग्जांपल होगी। A set of relatively convenient ways of specifying operations। पढ़ो ये। जितने ज़्यादा तरीके होंगे हमारे पास एक हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व करने के, ये उसकी बात हो रही है। तो ये सही। ओके, नेक्स्ट क्या था? टाइप चेकिंग था आई थिंक। 2 मिनट रुक, 2 मिनट। हाँ, रुक, बोलो। ओके, नेक्स्ट क्या है? टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग क्या होती है? टाइप चेकिंग। एक अच्छी सी एग्जांपल थी इसमें, 1 सेकेंड, अगर पढ़ा लिखा हुआ तो बताओ। नहीं, रोफ नहीं लिखा हुआ है। वैसे टाइप चेकिंग ये मतलब कि बोलो। एरर्स चेक करना, एरर चेक मतलब करना। कि लाइक कि हमने कि अब जैसे ये लिखा हुआ जो था सेकंड स्लाइड में जो ये लिखा है। हुआ था कोड, उसमें हमें ब्रैकेट्स ना लगाए हुए हो हमने, या फिर नहीं, ब्रैकेट्स नहीं, सेमीकोलन। वो सिंटेक्स है, टाइप नहीं है वो। टाइप है चेकिंग कि किसी भी वेरिएबल की टाइप चेकिंग। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी बात बताई थी कि सिंटेक्स स्ट्रिंग और हाँ, स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में माइनस लगाना, हम्म। राइट? तो वो क्यों नहीं हो हम्म। सकते? क्योंकि वो लिखा होगा कि इनकम्पैटिबल डाटा टाइप्स हैं, तो वो टाइप चेकिंग है। टेस्टिंग फॉर टाइप एरर्स इन अ गिवन प्रोग्राम आइदर बाय द कंपाइलर और ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। समझ में आई ये बात? सही है। मीन्स हम जब कोई ऐसा फंक्शन, मतलब जैसे जो अभी तुमने बोला स्ट्रिंग और उसका हो रहा हो, तो वो उसमें हमें एरर दे दे। ये वाला एरर टाइप चेकिंग का एरर, कि ये वाली ये जो हम, मतलब किस तरह बताऊं, हम्म। ये जो हो रहा है ये गलत है, इस तरह हाँ, करके, ऐसे ही, है ना? राइट। अब एक और बात लिखी हुई है which is somewhat important, ये पढ़ो। Runtime execution time checking is expensive. Compile time checking is more desirable. समझ में आई ये बात क्या लिखी हुई है?
रऊफ, ये कि मतलब क्यों एक्सपेंसिव है और वो क्यों डिजायरेबल। अच्छा, हाँ, एक्सपेंसिव कि उस सेंस में रन नहीं टाइम लेना कि पीरियड, हाँ। पैसे, वो पैसे के सेंस में एक्सपेंसिव नहीं लेना, राइट? नहीं नहीं हाँ, नहीं ये नहीं। टाइम के लिहाज से भी एक्सपेंसिव हो सकता है एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कंपाइल के टाइम पे ही टाइप चेकिंग वाले एरर्स पता चल जाएं तो तुम्हारे पास टाइम बहुत हम्म बचेगा। तुम्हें पूरा कंपाइल होने का वेट नहीं करना एंड देन रन करके चेक नहीं करना कि उसमें एरर हम्म। है या नहीं। वो कंपाइल के टाइम पे जितनी जल्दी एरर्स पता चल जाए तुम्हें, उतना ही उतनी अच्छी ज़्यादा अच्छा सिनेरियो होता है। उतना अच्छा है। राइट? तो ये टाइप रिलायबिलिटी कैसे अफेक्ट कर रही है? राइटेबिलिटी और रीडेबिलिटी को तो अफेक्ट नहीं कर रही थी टाइप चेकिंग, एंड यू कैन सी वाई, राइट? टाइप चेकिंग से ना ही रीडेबिलिटी अफेक्ट कर रही है ना ही राइटेबिलिटी अफेक्ट कर हम्म, रही है, हम लोग लिखे उसी तरीके से रहे हैं। लेकिन रिलायबिलिटी अफेक्ट कर रही है बिकॉज तुम्हारे पास द बेटर द टाइप चेकिंग इज, द हायर रिलायबिलिटी इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज। बात समझ में आई? यहाँ पे एक और एग्जांपल है। एक रऊफ, पूरी सा आवाज तुम्हारी कट रही है, फिर से बोलो। डैम इट। ओके, आवाज़ सही आ रही है अब? सही आ रही है अब? हेलो 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 हेलो। आवाज़ नहीं आ रही मेरी। हेलो हेलो हेलो। किसी को भी नहीं आ रही।